जय हिंद साथियों। देखिए भाई, कल आपको क्या कराया गया था, भारत का भूगोल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कराया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भाई विश्व का भूगोल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान देना। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात कितना है। तो याद रखिएगा, लगभग इसमें सूर्य में 70% जो है हाइड्रोजन और 30% जो है हीलियम पाया जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से देखोगे तो जो आपका रेशियो आता है, ये आता है 3:1 आता है, यानी कि 3:1 आता है। और याद रखिएगा, सूर्य की विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है, जिसमें दो हाइड्रोजन मिल करके क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखना क्या है कि भाई तारामंडल निम्न है, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम क्या है, हंटर है। तो क्या है, ध्रुवीय भालू, सीरियस, ओरियन, ग्रेट बियर, क्या है। तो अगर प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो याद रखिएगा ओरियन, ठीक है। क्या है, ओरियन। जो ओरियन तारामंडल है इसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 का हो जाएगा कौन सा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया कि भाई निम्न में से कौन सा तारा डार्क स्टार के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, चलिए बताइए। बीटलगीज, सीरियस, कपाला, रीगल, कौन सा होगा। तो भाई याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 3 का आपका हो जाएगा बी, सीरियस। सीरियस तारे को डार्क स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह तारा अपने नक्षत्र समूह में सबसे अधिक तेज चमकता है। कौन तारा, सीरियस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। वैसे देखा जाए तो 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। तो भाई 8 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, कितना सेकंड। तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 480 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 480 सेकंड हो जाएगा। और प्लस 16, ये जब आप इसको ऐड करेंगे 480 प्लस 16.6, यानी कि 496.6 हो जाएगा। यानी कि लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 500 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 सेकंड आपका हो जाएगा। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। लगभग लगभग अगर बात किया जाए तो लगभग 500 सेकंड लगता है। 4 का हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। किस में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में, फैदम में, नाटिकल मील में, या किलोमीटर में। अगर बात करें पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी, तो याद रखिएगा ये नापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो भाई 6 में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। एक खगोलीय एकक डॉट डॉट के बीच का औसत अंतर है। तो खगोलीय एकक की जब भी आप बात करोगे तो ध्यान देना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसी को क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं, ठीक है।
और ये लगभग 149.598 गुणे 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। तो 6 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो भाई 7 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि या सूर्य या बृहस्पति या बुध? तो अगर बात करें जो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी सूर्य, यह ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। ठीक है, और सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी एक जो प्लूटो था 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल के इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? तो 8 ही हैं। तो सूर्य यहाँ पे ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या होता है? तारा होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो ये है शुक्र है। ठीक है, कौन सा है? शुक्र है। और याद रखिएगा शुक्र को ही संध्या का तारा, भोर का तारा और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है, याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है। और याद रखिएगा शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर क्या करता है? घूर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ग्रह शुक्र निम्न अनुसार घूर्णन करता है। किसके अनुसार करता है? तो याद रखिएगा ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। तो 8 का भी सी और 9 का भी क्या हो जाएगा? सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है? तो भाई अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सन होता है, क्या होता है? सन होता है। सूर्य से ग्रहों का अगर बात करें तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और कौन सा होता है? वरुण होता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी है, कौन कौन सा है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये जो प्रारंभ के 4 हैं इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। जो लास्ट के 4 इनको क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रह में कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर देखोगे तो जो आपका है ना 10 का हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किस में आता? आंतरिक ग्रह में। जबकि वरुण की बात करें तो आ जाता है बाह्य ग्रह में। तो 10 का हो जाएगा कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है। वरुण ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है ये किस ग्रह के समान है? तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। ये यूरेनस के ही जस्ट समान है। वरुण ग्रह का वायुमंडल अरुण ग्रह के समान है। ठीक है, यूरेनस का मतलब क्या हो जाएगा? तो भाई अरुण। ठीक है, अरुण हो जाएगा। तो वरुण ग्रह का वायुमंडल अरुण ग्रह के समान यानी कि यूरेनस के समान है, याद रखिएगा। चलिए वरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां एवं अंतिम ग्रह है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई 12 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु का अंदाजा, पृथ्वी की आयु का अंदाजा डॉट डॉट से लगाया जा सकता है। देखिए अगर पुरानी चीजें हैं, पुराने अवशेष हैं तो उसकी आयु का पता तो भाई आप कार्बन डेटिंग के आधार पे लगा सकते हो। परंतु ये अगर बहुत ही पुरानी कोई चीज है तो उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग के बजाय क्या किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग किया जाता है। तो भाई पृथ्वी की आयु का अंदाजा डॉट डॉट से लगाया जाता है। किससे? यूरेनियम डेटिंग से लगाया जाता है। चलिए बाकी अगर बात करें जीवाश्मों की आयु का पता लगाना, अगर आपसे पूछा जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जाता है तो आप कहिएगा कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। तो इस प्रकार से देखना, आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जस्ट पहले आपका होता है शुक्र और जस्ट बाद आपका होता है मंगल। यानी कि आपका जो सही हो जाएगा कौन सा होगा, शुक्र और मंगल हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो ये नियर अबाउट कितना होता है, तो याद रखिएगा आपका होता है 1670। ठीक है, कितना, 1670। 14 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर आपको बताना हो किलोमीटर प्रति मिनट कितना होगा, तो 27.83। ठीक है, कितना, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा गया, दिन रात किसके कारण होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं। तो डू यू नो, आपको पता है कि जो पृथ्वी है ये दो प्रकार की गति करती है। जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो आपका क्या है, सूर्य है। ये मान लो सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, चलिए देखना, ये मान लो कि आपका सन हो गया और ये मान लो आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अगर देखना, अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दो चक्कर लगाती। एक तो अपनी ही धुरी के चारों ओर घूमती है, मतलब ऐसे, ठीक है, इस प्रकार घूमती है, और दूसरा ये सूर्य के चारों ओर भी एक चक्कर लगाती है। तो जो अपने धुरी पर वो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो हमारा हो गया वृत्तीय गति या फिर परिक्रमण गति। ठीक है, तो जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है ना, क्या करती है, घूर्णन गति, यानी कि अपने ही अक्ष के चारों ओर, जैसे कुम्हार का चाक घूमता वो क्या, घूर्णन गति है। ठीक है, तो अपने ही अक्ष के चारों ओर जो घूमता वो घूर्णन गति। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। बाकी परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है। तो 15 का आपका हो जाएगा ए। तो याद रखिएगा, दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण एवं उसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन और वर्ष की विभिन्न अवधि में दिन एवं रात की लंबाई में अंतर होता है। तो 15 का हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहाँ पे केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। हाँ, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। किस पे, भूमध्य रेखा पर क्या होता, जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती। तो 16 का हो जाएगा कौन सा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। देखना, चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है। चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण शाम को होता है। ट्रिक है, यस ए एम। ठीक है, यानी कि जब भाई सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है ना, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और ये कब होता है, पूर्णिमा को। तो इस हिसाब से देखोगे आपका 17 का कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। 17 का कौन सा होगा आपका, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सूर्य और चंद्र के बीच जब पृथ्वी आने से तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, आगे देखना, बाकी सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब भाई सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये कब होता है, अमावस्या को। 17 का हो जाएगा सी। 18 आपसे पूछा गया है कि भाई वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी डॉट डॉट क्या। तो याद रखिएगा कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, आगे देखना, 19 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई उल्का पिंड को ही ना
उल्का पिंड को ही उल्का के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। और बाकी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उल्का पिंड को उल्का के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। पहला दिया पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा दिया ध्रुवीय उच्च वायु भार, तीसरा दिया चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और चौथा दिया अनियतवाही हवाएं। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन होता है ज्वार भाटा का वो क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है मेन रीजन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो भाई 22 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 21 की बात कर लेते, सॉरी, हाँ 21 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि भाई GMT और IST क्या दिया है, ध्यान देना, GMT और एक दिया IST। GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और IST का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कह रहा कि GMT और IST के मध्य समय अंतराल कितना होता है। तो याद रखिएगा ये लगभग लगभग कितना, पूरा कंप्लीटली 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच टाइम यानी कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। 21 का डी याद रखिए। चलिए 22 आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा एक बृहत वृत्त है। अगर बृहत वृत्त की बात करें तो जैसे आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, तो 22 में आपका इस हिसाब से होगा सी वाला। कौन सा होगा 22 का, सी। भूमध्य रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। यह रेखा ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखना, 23 आपसे पूछा गया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो भाई सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो भाई आपका है एशिया महाद्वीप, ठीक है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। आगे देखना, 24 आपसे पूछा गया कि भाई अबिसिनिया निम्न में से किसका पूर्व नाम है। अबिसिनिया निम्न में से किसका पूर्व नाम है। तो याद रखिएगा 24 का आपका हो जाएगा सी। इथियोपिया का प्राचीन नाम क्या था, अबिसिनिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 24 का सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखना, 25 में आपसे पूछा गया है किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। तो देखना अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। कौन, जो बेल्जियम है इसे यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। क्यों, रीजन क्या है, तो इसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण कई देशों की सेनाओं द्वारा इसकी भूमि पर युद्ध लड़ा गया था। 30 वर्षीय युद्ध लगभग 1618 से 1648 से ही बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र यानी कि बैटल फील्ड ऑफ यूरोप अथवा यूरोप का अखाड़ा, ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा सी। 26 देखना आपसे पूछा गया है कि वे भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान की जो सीमा के बीच है वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, और सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा यह बनाया गया था। तो आपका हो जाएगा कौन सा, 26 का हो जाएगा सी। बाकी बात करें डूरंड रेखा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, और बात करें तो मैकमोहन तो भारत और चाइना के मध्य है, ठीक है। चलिए 27 देखना आपसे पूछा गया कि भाई गोबी कालाहारी अटाकामा सहारा क्या है।
तो गोबी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, सहारा भी क्या है, मरुस्थल है। ये सभी क्या मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। तो 27 का हो जाएगा कौन सा, डी वाला आपका सही, सॉरी बी वाला आपका सही हो जाएगा, मरुस्थल है ये सब। 28 देखना आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भाई ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सर्वाधिक ऊंचा शिखर एकांका गुआ है। एंडीज मोड़दा या वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है। इसके मध्य में बोलिविया का पठार है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिकिटिका झील, ठीक है, टिटिकाका झील है, पेरू बोलिविया की सीमा पर है, इसी पठार में ही स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी, टिटिकाका झील, इसी पर ही है, एंडीज पर्वत पे ये। चलिए आगे बात करते हैं 29 की। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो तोरा बोरा की जो पहाड़ियाँ ये बेसिकली अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में। 30 आपसे पूछा गया कि भाई सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो सवाना घास के मैदान की बात करें तो भाई ये बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका में। 30 का आपका हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। पूछा गया जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो जीवाश्म में पाए जाते हैं ना, ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा परतदार, ठीक है, परतदार चट्टान में पाए जाते, किसमें, परतदार, यानी कि जब परत पे परत कई परत जम जाती है तो उसमें पाया जाता है। तो चलिए 31 की बात करते हैं, कौन सा आपका हो जाएगा, परतदार, बी वाला आपका सही हो जाएगा, कौन सा, परतदार सेल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जीवाश्म जो है एवं खनिज तेल पाए जाते हैं। अगला देखना 32 आपसे पूछा गया, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो भाई 4 ऑप्शन दिया गया है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। तो याद रखिएगा 32 का आपका हो जाएगा ए, शुष्क मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखना प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछा गया, भारतीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है। तो भाई नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा भारतीय मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो भारत के बाहर अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करता है। इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो पश्चिमी तिब्बत का अंगसी ग्लेशियर है, ठीक है, इसका स्रोत क्या है, भारत के बाहर है, और यह है अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से प्रवेश करती है। असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखना 35 आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है। वैसे तो ये होता है 20.95% होता है, ठीक है, यानी कि 20.95% होता है। तो अराउंड कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21%। सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 78.8%, ठीक है। चलिए आपको ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखिएगा, NOAC नोक, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन 78.8%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए 36 देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो जस्ट अभी आपको ऊपर बताया नाइट्रोजन होती, कौन सी होती है, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक होती है, जो कि कितना होता है, लगभग याद रखिएगा 78.8% जो है ये पाया जाता है, ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा। तो 36 के बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, मानसून है, मानसून है क्या है। तो याद रखिएगा एक प्रकार से ना ऋतु परक पवनें होती हैं। कैसी होती हैं, ऋतु परक पवन होती हैं।
याद रखिएगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम से हुआ। किससे हुआ है? तो याद रखिएगा मौसम से हुआ है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम से हुआ है अथवा मलयालयन भाषा के मॉनसून से हुआ है, जिसका अभिप्राय ऋतु से है। भारतीय जलवायु विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं, जिसकी दिशा में मौसम भी परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, तो 37 का याद रखिएगा ए। 38 आपसे पूछा गया है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं परिवर्तित करती है? तो कौन सी हवा है? तो याद रखिएगा 38 का हो जाएगा आपका सी, मानसून हवा। जी, वर्ष में 2 बार क्या करती है? अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं। यह हवा ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। चलिए 39 की बात करते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है? तो भाई आपका क्षोभ मंडल, जिसे संवहन मंडल भी कहते हैं। तो कई सारे मंडल होते हैं, पृथ्वी के सबसे पास जो होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद क्या आता है? बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। तो चलिए 40 का याद रखिएगा, कौन सा? सी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान देना, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा। ध्यान देना, इस प्रकार से आपका होता है क्या? चलिए मान लेते हैं कि आपका ये पूरी धरती जो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से क्या जाता है? तो भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और भाई 23.5 डिग्री साउथ में आ जाइए, 23.5 डिग्री साउथ में आ जाइए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको क्या बोलोगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में इसको क्या बोलोगे? मकर रेखा। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप जो ये स्थान देख रहे हो ना, ये जो स्थान है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान जो होगा वो हमारा क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे? तो याद रखिएगा 41 का हो जाएगा कौन सा आपका? सी वाला। देखना, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो डिस्टेंस है, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा? जो क्षेत्र है, एरिया, वही हमारा होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। 42 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो भाई संघनन की अगर बात करें तो इसमें जो धुआं होता ना, धुआं, ये संघनन नहीं होता, घना नहीं होता। जबकि ओस, कोहरा, पाला ये सभी कैसे होते हैं? तो संघनन होते हैं। ठीक है, 42 का हो जाएगा आपका कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो भाई 43 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, बर्फ, ध्यान देना, वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 43 का याद रखिएगा आप लोग, कौन सा? सी, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया कारका में क्या होता है? कारका में क्या होता है? तो याद रखिएगा 44 का कौन सा हो जाएगा आपका? ध्यान देना, 44 का हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला। बर्फ के जत्थे संकेंद्रित परत, ठीक है, सहित होते हैं। 44 का हो जाएगा सी। 45 आपसे पूछा गया हिमपात होता है, हिमपात होता है, तो
कब होता है? तो याद रखिएगा 45 का आप लोग सी। वायु की औशांक हिमांक से नीचे, ठीक है, वायु का औशांक हिमांक से नीचे जब हो जाता है तो क्या होता है? हिमपात होता है। 46 आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, वर्षा में कमी के कारण क्या होता है? तो भाई वर्षा में कमी किसके कारण होती है? वर्षा में कमी किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। चलिए 47 आपसे पूछा गया आपसे स्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक है, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा इससे जो मापा जाता है आपका आर्द्रता मापा जाता है। क्या नापा जाता है? आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पवन के वेग का संनियमक क्या है? पवन के वेग का संनियमक क्या है? तो याद रखिएगा दाब प्रवणता। क्या है? दाब प्रवणता। 49 आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे देखना जो आपका दिया 49 में, याद रखिएगा आप लोग सी वाला केवल, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, ठीक है, ये आपका सही है। आगे बात करते 50, चक्रवात क्या है? तो चक्करदार हवाओं को चक्रवात कहते हैं। परंतु देखना यहाँ पे जो सी वाला दिया है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ वामावर्त जो पवन होता है उसे ही क्या बोला जाता है? चक्रवात। 51 देखना आपसे पूछा गया है, रिक्टर पैमाने का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो याद रखिएगा भूकंप मापने के लिए, ठीक है। तो 51 में आपका कौन सा होगा? भूकंप होगा, ठीक है, भूकंप की तीव्रता होगा आपका सही। रिक्टर पैमाने का स्केल किया जाता है यूज। अगला देखना आपसे 52 नंबर में पूछा गया, सामान्यतः सुनामी लहरें डॉट डॉट किलोमीटर की घंटे से गति करती हैं। तो ये लगभग 600 से 80, ठीक है, 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलती हैं। आगे देखना 53 में आपसे पूछा गया, निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो गन्ना को, ठीक है, गन्ने की फसल को प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है। 54 आपसे पूछा गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भाई ये फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस। आगे बात करते हैं, एक धान्य कृषि डॉट डॉट का एक विशिष्ट लक्षण है। किसका लक्षण है? तो 55 में याद रखिएगा डी, वाणिज्यिक अनाज खेती का एक विशिष्ट लक्षण है। 56 आपसे पूछा गया है, किस फसल की खेती के लिए जला क्रांति यानी कि जल क्रांति लाया गया था? तो भाई ये बेसिकली चावल के लिए लाया गया था। जला क्रांति किसके लिए लाया गया था? चावल के लिए। अगला देखना 57 आपसे पूछा गया, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, फसल चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फसल चक्र। 57 का हो जाएगा आपका बी। 58 में आपसे पूछा गया, विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है? यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है? क्यूबा को। आगे देखना, खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक फेमस है। 60 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग डॉट डॉट द्वारा अधिकृत है। तो पृथ्वी की सतह पर अगर देखा जाए 3/4 भाग क्या है? तो पानी है, यानी कि जल है। 60 का हो जाएगा आपका सी वाला। तो भाई 70% तो जल है, 30% क्या है? थल है। चलिए 61 आपसे पूछा गया, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो भाई 62 आपसे क्या है? ध्यान देना, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस सागर में है? तो भाई ये आपका पड़ता है, किसमें पड़ेगा? तो हिंद महासागर में। जबकि मेरियाना ट्रेंच किस में है? तो प्रशांत महासागर में। अगला देखना, अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है किस सागर द्वारा? तो याद रखिएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप से जो पृथक होता है भूमध्य सागर द्वारा। किससे द्वारा? भूमध्य सागर द्वारा। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं।
अगला देखना, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट है। अगले की बात करते हैं, स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात करें किसे जोड़ती है? तो 66 का याद रखिएगा बी, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। आगे देखना जो इंपॉर्टेंट है आपका, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भाई प्रशांत महासागर और किसे? अटलांटिक। ठीक है, प्रशांत महासागर और आपका क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर को जोड़ती है पनामा नहर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आपका क्या, शीत में पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण क्या है? शीत ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण क्या है? तो ये इसलिए गिराते हैं जल का संचय करने के लिए। ठीक है, जल का संचय करने के लिए, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। 69 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो तेंदू नामक पत्ते, पेड़ के जो पत्ते का प्रयोग होता है वो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। 70 पूछा गया, इग्लू क्या है? तो याद रखिएगा इग्लू आपका क्या है? तो इग्लू कठोर बर्फ से, सिल्ली से, ध्यान देना जो यहाँ पे दिया आपका सी, सी क्या दिया है? इग्लू क्या होता है? तो याद रखिएगा गुम्मद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक्सिमो रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 71 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है? तो 71 का याद रखिएगा सी, ईरान और मध्य एशिया बीच की जो रेल की कड़ी है, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी को क्या कहा जाता है? सिल्क रूट कहा जाता है। 72 और आज के लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जापानी संगठन पेपर हवाई जहाज निर्मित करता है? जापानी संगठन पेपर हवाई जहाज निर्मित करता है तो कौन सा है? तो याद रखिएगा जापान आरिगेमी एरोप्लेन एसोसिएशन। ठीक है, जापान आरिगेमी एरोप्लेन एसोसिएशन। तो भाई यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 72 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपकी जो क्लास आएगी वो आपका होगा पॉलिटी से रिलेटेड, या फिर आपका होगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। उसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसमें आपका थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, हमने पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगले क्लास में जो आपकी आएगी अगली क्लास वो होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का होगा, जिसमें आपको पहले थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद आपको क्या कराया जाएगा? प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।